चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम सबसे पहले देख लेते हैं जियोग्राफी वाले हिस्से से मैप को। आज हम देखने वाले हैं न्यू गिनी के मैप को, जो कि एक आइलैंड है। न्यू गिनी जो आइलैंड है वो वर्ल्ड का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड है। सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? सबसे पहले नंबर पर आता है ग्रीनलैंड, जिसके मैप हम कल देख चुके थे। आज हम देख रहे हैं न्यू गिनी के मैप के बारे में। एरिया के हिसाब से आप देखोगे तो सबसे बड़ा आइलैंड है सेकंड नंबर का न्यू गिनी। कौन कौन से एरिया से किधर किधर से ये घिरा हुआ है इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये न्यू गिनी है। इसके यदि आप नीचे तरफ जाओगे, मतलब दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, तो ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में क्या पड़ती है? टोरेस स्ट्रेट पड़ती है। ठीक है। और भी उसी से लगा हुआ है गल्फ ऑफ पपुआ, साउथ में ही। और नीचे तरफ जाओगे तो कोरल सी से ये घिरा हुआ है। यदि आप जाते हो पूरब की तरफ में तो हुआन गल्फ, उसी के आगे पड़ जाएगा सोलोमन सी। ठीक है। और जो बिस्मार्क आर्कियोलॉजी है ना, मतलब बिस्मार्क द्वीप समूह है, बहुत सारे यहाँ पर बताया गया है। न्यू आयरलैंड, केवरिंग, राबवल, बिस्मार्क सी भी है, जो कि इसके पूर्व और नॉर्थ की तरफ में पड़ता है। और फिर यदि हम देखें ये कौन से ओशियन में है, कौन से महासागर में स्थित है, तो ये पड़ता है अपना प्रशांत महासागर में। अलग अलग की हम इसकी लोकेशन देख चुके हैं। जैसे कि सबसे पहली बात हम ये देखे थे कि ये मलय आर्कीपियोलॉजी का एक पार्ट है, मतलब मलाय जो द्वीप समूह है ना, उसी का एक पार्ट है। और मलय आर्कीपियोलॉजी में आप देखोगे तो किधर पड़ेगा? इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ऑस्ट्रेलिया किधर पड़ता है? नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ये नॉर्थ में पड़ता है। इट इज़ बाउंडेड बाय पैसिफिक ओशियन टू द नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आप क्या पड़ेगा? प्रशांत महासागर पड़ेगा। बिस्मार्क और सोलोमन सी किधर पड़ता है? इसके ईस्ट की तरफ में पड़ता है। ठीक है। इसके नॉर्थ में तो हो गया प्रशांत महासागर यहाँ पर। और यदि आप जाओगे किस तरफ में? ईस्ट की तरफ में, इस तरफ में जाओगे तो क्या क्या पड़ेगा? बिस्मार्क और सोलोमन सी पड़ता है। कोरल सी और टोरेट स्ट्रेट किधर पड़ जाता है? इसके साउथ में पड़ जाता है। एंड अफ्रोओरा सी टू द साउथ वेस्ट। तो ये वाला साउथ वेस्ट वाला जो हिस्सा है, इतने एरिया में पड़ जाता है अफ्रुआ सी। न्यू गिनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको दो भाग में बांट दिया गया है। ठीक है। वेस्टर्न हाफ, जैसा कि आप ऐसा मैप देखते हैं, इसको दो भाग में ऐसा बांटा गया है। तो इसका जो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है इंडोनेशियन प्रोविंसी, मतलब प्रोविंसी या फिर प्रोविंस कहते हैं, ऑफ पपुआ एंड वेस्ट पपुआ इसको कहा जाता है। ईस्टर्न वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं मेजर पार्ट ऑफ पपुआ न्यू गिनी। ये इंडिपेंडेंट कंट्री है सिंस कब से? 1975 से। आगे बताया जाता है न्यू गिनी जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, एक्सीडेड इन द साइज ओनली बाय ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इससे बड़ा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है न्यू गिनी। इट इज़ अबाउट 1500 माइल्स, मतलब 2400 किलोमीटर लंबाई, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट, एंड अबाउट 400 माइल, 650 किलोमीटर चौड़ाई है। एरिया आइलैंड यदि आप देखें तो 8,21,400 वर्ग किलोमीटर है इसका। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक जया पीक करके है, जो कि यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि किधर पे पड़ता है? पपुआ न्यू गिनी के किधर में पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका पश्चिमी वाले साइड में। ये जो रेड टैग आप देख रहे हैं यही है इसका जया पीक, सबसे ऊंचा वाला पीक है ये। इसके बाद हम चलते हैं न्यूज़पेपर की तरफ और पहले देखेंगे एडिटोरियल को। तो एडिटोरियल वाला जो पहला एडिटोरियल हम देख रहे हैं ना, ये एडिटोरियल बताता है कि फ्लड यदि आती है तो सरकार को उसके लिए कौन कौन से प्रयास करने चाहिए।
यदि हमें लिखने के लिए आता है कि फ्लड से हम कैसे करके बच सकते हैं, तो इस आर्टिकल का हम सहारा ले सकते हैं और फ्लड से बचाव के उपायों को लिख सकते हैं। ठीक, तमिलनाडु की जो सिटीज़ हैं इनको ज़रूरत है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की, ताकि जो है मॉनसून से जो दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं ना, इससे हम निपट सकें। संकट जो आता है ना मानसून का, उससे निपटा जा सके। The ongoing spell of heavy rain in Chennai has again exposed the vulnerability of the city, a coastal metropolis with a flat terrain, to floods and raised more questions than answer about the government's preparedness to deal with the northeast monsoon। तो जिस हिसाब से मानसून आ जाता है और बारिश बहुत तेज़ हो जाती है, फ्लड आ जाती है, तो उसके हिसाब से हमारी जो सरकार है वो तैयार नहीं है। आगे बताया जाता है कि जो दिसंबर 2015 का इंसिडेंट था फ्लड वाला, चेन्नई में जो आया था, वो भी काफ़ी बुरा अनुभव वाला रहा था। ठीक है, तो इससे क्या किया गया ना, सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग की गई थी, एक्स्ट्रा जो जल जमाव जहाँ पर हो जाता था उसको टाइम टाइम पर रिलीज़ किया गया, खाली करवाया गया। तो इस प्रकार से सरकार ने कदम उठाना चालू कर दिया था। अब इसमें बात बताया जा रहा है, जैसे ही ये सब हुआ उस समय से फिर जो नॉर्मल कंडीशन होने में ना काफ़ी टाइम लग गया था। देयर वाज ए डिप्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल विच क्रॉस कोस्ट नियर चेन्नई ऑन थर्सडे। तो फिर वही बताया जाता है कि डिप्रेशन उधर उत्पन्न हुआ, वही फिर आगे आगे बढ़ते हुए चेन्नई की तरफ आया और फिर इसी के चलते चलते बारिश बाढ़ देखने को मिली है। अब आगे यहाँ पर रीजन बताया जाता है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो है ड्रेनेज की। ठीक है, चाहे वो चेन्नई हो चाहे वो नागपट्टिनम हो। ठीक है, लार्ज अर्बन सेटिंग जैसे कि चाहे वो चेन्नई हो, श्रिंकिंग ओपन स्पेस, खुला स्पेस नहीं होने के कारण क्या है, पानी बह के जल्दी से बाहर नहीं हो पाता है। अब बिल्डिंगें इतने क्लोज क्लोज में बना देंगे तो पानी कहाँ से बह पाएगा। ठीक है, तो श्रिंकिंग ओपन स्पेस, इसके अलावा गैप बिटवीन द कवरेज ऑफ ड्रेन्स एंड दैट ऑफ सीवर लाइन्स, एजिंग ऑफ ड्रेन्स एंड सीवर नेटवर्क इन कोर एरिया ऑफ द सिटी एंड इंक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन हैम्परिंग द फ्री फ्लो ऑफ वाटर आर द रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर मेन रीजन बता दिए गए हैं। ओपन एरिया की कमी है, इसके अलावा जो ड्रेन्स का कवरेज है वो भी कमी है, सीवर लाइंस ठीक ठाक नहीं है, इसके अलावा जो ड्रेन और सीवर का नेटवर्क है ना वो काफ़ी पुराना हो चुका है। और बताया जा रहा है इंक्रोचमेंट या फिर इंक्रोचमेंट जो हो रहा है, अतिक्रमण जो हो रहा है, अवैध रूप से जो बस्तियां बसाई जाती हैं, वृक्षों का जो काटा जाता है, ये बहुत मायने रखता है किसके लिए, बाढ़ के लिए। आगे बताया जाता है कि सिटी में यदि रिवर की हम बात करें तो कोम और अडयार रिवर है। इसके अलावा कुछ कुछ यहाँ पर कैनाल्स भी नाम बताए गए हैं, बकिंगहम कैनाल। ये जो जितनी भी वाटर बॉडी हैं, यदि हम इनको प्रॉपरली मेंटेन करके रखें तो ये जो है ना वेरी इफ़ेक्टिव हो सकती हैं फ्लड कैरियर्स के लिए, इंस्पायरिंग सेवरल रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़ फ्रॉम इनाउडेशन। इसके बाद न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो न्यूज़ यदि देखें ना, तो पहली जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, वो क्लाइमेट चेंज जो समिट हुआ था COP26 का ग्लासगो में, उससे रिलेटेड ही है। इसमें बताया जाता है कि हमने सभी देशों ने जो अपना वॉलंटरी टारगेट निर्धारित किए हैं, मतलब कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको ये टारगेट हासिल करना ही है, तो वो टारगेट भी इतनी आसानी से कोई हासिल नहीं करने वाला है जब तक उनके पास में फंड ना हो। फंड रहेगा तभी जो है कार्बन एमिशन को कोई भी देश कम कर सकता है। इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि 1 ट्रिलियन की हेल्प चाहिए डेवलप्ड कंट्री की तरफ से, जो गरीब देश है उनको। तो NDC मतलब जो जो घोषणाएं की गई हैं देशों के द्वारा, वो डिपेंड करती हैं फाइनेंस की अवेलेबिलिटी पर, मतलब इसी फंड की अवेलेबिलिटी पर।
तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो देश जो है जिम्मेदारी अपने से खुद से नहीं ले रहे हैं, वो फाइनेंस का बहाना बता रहे हैं कि हमें फंड दो तब हम ये काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव हो जा रहे हैं अपनी तरफ से। यहाँ पे बताया जाता है कि वो कौन कौन सी 5 घोषणाएं की थी जो COP26 में नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसके बारे में बात बताई गई है। जैसे कि इंडिया जो है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी कितनी करने वाला है, 500 गीगावाट 2030 आते आते तक। इसके अलावा 50% हम जो बिजली का जो रिक्वायरमेंट है वो रीन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर लेंगे 2030 तक। इसके अलावा इट विल रिड्यूस इट्स टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाई 1 बिलियन टन बाई 2030। 1 बिलियन टन जो है कार्बन इमिशन कम करने की बात की जा रही है 2030 तक। चौथे नंबर की घोषणा की गई थी वो थी कार्बन इंटेंसिटी से, मतलब हमारी जीडीपी में, हमारे प्रोडक्शन में कार्बन इंटेंसिटी का कितना योगदान रहेगा। ठीक है, तो जो कार्बन इंटेंसिटी का योगदान है वो 45% से कम रहेगा, ऐसी चौथे नंबर की घोषणा की गई थी। इसके अलावा 5वें नंबर की जो घोषणा थी वो थी नेट जीरो कार्बन इमिशन को लेकर के, तो उसका टारगेट 2070 रखा गया है, लेकिन काफ़ी लंबा समय है। इसके अलावा यहाँ पर भी नेट जीरो के बारे में बताया जाता है कि नेट जीरो हम कब कहेंगे, जब कोई भी देश का जो कार्बन का इमिशन है वो ऑफसेट कर दिया जाता है, मतलब कि उसको चेंज कर दिया जाता है, टेक आउट इक्विवेलेंट कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर सो दैट इमिशन इन बैलेंस आर जीरो। तो इस प्रकार से जो इमिशन का जो बैलेंस है ना वो जीरो हो जाता है। इसका मतलब आपने जितना कार्बन को इमिट किया है, यदि उतना ही कार्बन एटमॉस्फेयर उसको सोख ले रहा है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका मतलब वो क्या हो गया, जीरो हो गया कार्बन के इमिशन। फिर यहाँ पर नेट जीरो, यदि आप स्पेसिफिक डेट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया है कि इस डेट में, जैसे कि 2030 में कार्बन का जो इमिशन है ना वो पीक पर रहेगा, इसके बाद धीरे 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 कार्बन का इमिशन डिक्लाइन होने वाला है, उसमें गिरावट आते जाएगी। तो हमारी जो एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो घोषणाएं हैं वो कंडीशनल हैं। वो क्या है, वो सब्जेक्टेड है अवेलेबिलिटी ऑफ दिस अमाउंट, कितना, $1 ट्रिलियन का इन क्लाइमेट फाइनेंस का। तो एनडीसी कैन बी सबमिटेड विद कंडीशन। द डिसीजन ऑन व्हेन टू सबमिट रिवाइज एनडीसी हैज नॉट येट बीन टेकन। इसके अलावा एक ये न्यूज़ आई है शादी विवाह को लेकर के, कि बताया जा रहा है आज के समय में शादियाँ ऐसी हो रही हैं कि लोग बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुला रहे हैं। ठीक है, कम से कम लोगों में ही अब विवाह का कार्यक्रम को समाप्त कर दे रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन जो गहने हैं, सोने चांदी में जो खर्चा है ना, वो खर्चा कम नहीं हुआ है। लोगों को बुलाना भले ही कम कर दिए हैं, लेकिन शादी का जो खर्च है वो बढ़ गया है, इसमें यही बात बताई जाती है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है इंडिया चाइना की बॉर्डर रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि एक जो रिपोर्ट है वो कहती है कि चाइना ने डिस्प्यूट वाला जो एरिया है, बॉर्डर वाला एरिया है, वहाँ पर कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, जैसे कि गांव बसा देना, सड़कें बना देना, और भी कई सारे टेंट्स वगैरह लगा देना, बिल्डिंगें बनाना, ऐसे काम चाइना किया है। यूएस की रिपोर्ट क्या कह रही है, तो his comment contradicted a statement from MEA regarding the recent report from United States Department of Defense। क्या कहती यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की रिपोर्ट, इसने पॉइंट आउट किया है कि समटाइम इन 2020, ठीक है 2020 में किस समय की बात है, चाइना ने निर्माण किया है 100 होम सिविलियन विलेज को, कहाँ पर, इनसाइड डिस्पुटेड टेरिटरी बिटवीन PRC's तिब्बत ऑटोनोमस रीजन एंड इंडियाज अरुणाचल प्रदेश स्टेट। इतने एरिया में चाइना ने 100 होम सिविलियन विलेज को बनाया है।
इसके अलावा चाइना, बागची का कहना है चाइना हैज़ अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द पास्ट सेवरल ईयर। तो ये आज सही नहीं है, ये कई सारे जो ईयर हो गए हैं ना, तभी से ही इस प्रकार कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चाइना करते रहा है। मतलब सबसे पहले चाइना अपने एरिया को हथियाता है, उसके बाद वहाँ पर अपना निर्माण काम चालू कर देता है। लेकिन जो इंडिया है ना, वो उसने इस प्रकार का इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ आवर टेरिटरी को एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूपी से 18वीं सेंचुरी की एक जो आइडल है, मूर्ति है, रिटर्न कर दी गई है यूपी गवर्नमेंट को। ये है गॉडेस अन्नपूर्णा, जो दैट वाज स्टोलन फ्रॉम काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड स्मगल्ड टू कनाडा। काशी विश्वनाथ टेम्पल से इसको चुराया गया और बेच दिया गया कनाडा में। 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। थर्सडे के दिन इसको हैंड ओवर कर दिया गया यूपी की गवर्नमेंट को। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऐसा कहना है एक स्टेटमेंट में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें, ASI आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में, ठीक है। इस प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। हमारे देश की जो ऐतिहासिक विरासत हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो रिसर्च होते रहती हैं और उनको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? ASI देता है, ठीक है। अब कितनी सारी चीज़ों की ये देख रेख करता है? तो 3650 एंशियंट मोनूमेंट्स हैं, ठीक है। मोनूमेंट्स का मतलब होता है जो स्मारक रहते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाए गए हैं, इनका ये संरक्षण प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कुछ साइट भी ऐसी हैं, एंड रिमेन्स ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस, और जो देश की काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह हैं उनको ये एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम करता है। इट्स एक्टिविटीज़ इंक्लूड कैरी आउट सर्वे ऑफ एंटीकोरान रिमेन्स, एक्सप्लोरेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट, कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोटेक्टेड मोनूमेंट। कई सारे यहाँ पर काम इसके बताए गए हैं, जैसे कि खुदाई का काम करना, एक्सप्लोरिंग का काम करना, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, यदि कोई इमारत का हिस्सा कोई टूट फूट हो रहा है तो उसको मेंटेनेंस करने का काम भी ASI करती है। इसको फाउंड किया गया था 1861 में, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI भी थे। अलेक्जेंडर कनिंघम इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आगे इसमें बात बताई जाती है कि मोर देन 40 से भी ज़्यादा जो प्रतिकृतियां हैं ना, वो प्राचीन समय की इस प्रकार की जो आकृतियां हैं वो हमको मिली हैं। कब से? 2014 से यदि हम देखें तो। इसके अलावा सेंटर वुड हैंड ओवर 2 रिट्रीव्ड आइडल टू तमिलनाडु एंड 1 ईच टू आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। केंद्र सरकार को ये चीज़ें मिली, फिर उन्होंने किसको दे दिया? तमिलनाडु को वापस कर दिया और आंध्र प्रदेश और राजस्थान को भी वापस कर दिया। ये जो स्टोन की जो आइडल है, इसका साइज बताया गया है 17x9x4 सेंटीमीटर। हैड बीन स्टोलन फ्रॉम काशी एंड स्मगल्ड टू कनाडा ओवर ए सेंचुरी एगो। 100 साल पहले इसको चुराया गया था और कनाडा में इसकी स्मगलिंग कर दी गई थी। इट हैड बीन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिनास कलेक्शन एंड वाज हैंडेड ओवर इंडियाज हाई कमिश्नर टू कनाडा लास्ट ईयर। कहाँ पर ये रखी गई थी उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो इंडिया और चाइना के रिलेशन को बताती है कि अब जो भी टेंशन है इंडिया नहीं, चाइना और अमेरिका के बीच में टेंशन ऑलरेडी से मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद दोनों जो देश हैं समर्थन कर रहे हैं, दोनों देश आगे आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, ठीक है, कार्बन इमिशन को कम करने के लिए। तो इसके तहत यदि इस न्यूज़ में मेन चीज़ें यदि हम देखें ना, तो यहाँ पर बताया गया है कि चाइना एग्री हो गया है पहली बार क्रैकडाउन करने के लिए मीथेन गैस के जो लीकेज होती है उसको, ठीक है, फॉलोइंग द लीड ऑफ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इफोर्ट टू कर्ब द पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। इसके अलावा बाइडन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जो ग्रीन हाउस गैस है उनकी कर्ब करने में एफोर्ट लगा रहा है। दोनों ही देश जो है एग्री कर रहे हैं किसके लिए? शेयर ऑफ टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस इमिशन।
टेक्नोलॉजी का हम आपस में आदान प्रदान करेंगे। गवर्नमेंट एग्रीड in Paris to jointly cut greenhouse gas emission enough to keep the global temperature rise well below 2 डिग्री सेल्सियस सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम। दोनों ही देश तैयार हो गए हैं कि हमें ग्लोबल का जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना है प्री इंडस्ट्रियल एरा से। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से ही एक न्यूज़ आई है, साउथ अफ्रीका के लास्ट अपार्थाइड प्रेसिडेंट डी क्लार्क की डेथ हो गई है। मतलब ये उस समय के राष्ट्रपति थे जब उस समय में रंग भेद वाली नीति चला करती थी। ही शेयर्ड नोबेल पीस प्राइज इन 1993 विद नेल्सन मंडेला। तो इनको और नेल्सन मंडेला को 1993 में शांति पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था। ये दोनों की पिक्चर बताई गई है, नेल्सन मंडेला और राइट तरफ में है डी क्लार्क की। तो इनके बारे में ही बताया जा रहा है कि जब 27 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे, काफ़ी विरोध कर रहे थे रंग भेद का, तो उस जब ये प्रेसिडेंट बने तो सबसे पहले इन्होंने रिहा किया था। किसको? नेल्सन मंडेला को। और इनको याद किया जाता है इनके स्पीच को लेकर के। कब? जब इन्होंने 2 फरवरी 1990 को दिया था, अनाउंसिंग द लिफ्टिंग ऑफ ए बैन ऑन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उस समय उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ऊपर से बैन को हटाया। अदर लिबरेशन मूवमेंट भी जो चल रहे थे उनके ऊपर से भी इन्होंने बैन को हटा दिया था। इन द सेम स्पीच ही ऑर्डर्ड मंडेलास रिलीज फ्रॉम प्रिजन आफ्टर 27 ईयर इन द जेल। 27 साल जेल रहने के बाद इनको रिहा कर देने की घोषणा भी इनके द्वारा ही की गई थी। और यदि हम बात करें कल के मैच की, तो कल था सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच जीत लिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया पारी खेली गई थी मैथ्यू वेड के द्वारा, जिसके चलते चलते ऑस्ट्रेलिया जीत पाई है।